एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम एसिडिटी को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। पहले हमने सिर्फ एक एक फैक्टर को लेके हम चले थे, जिसके अंदर मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बताया। उसके अलावा मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और हमारे पास पीरियोडिक जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में बताया। आज के लेक्चर के अंदर हम 2 से 3 जो है वो इफेक्ट्स हैं उनको कंबाइन करके देखेंगे किस तरह वो उसकी एसिडिटी को इफेक्ट करते हैं, और हमारे पास कंबाइन एसिडिटी किस कंपाउंड की हाई होगी और किसकी लो होगी। और ऑब्वियसली जिसकी एसिडिटी हाई होगी इट मीन्स कि उसकी बेसिसिटी क्या है, लो है। तो उसकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंपेयर करेंगे। उसके अलावा मैं आपको ऑर्थो इफेक्ट और पैरा इफेक्ट के बारे में बताऊंगी कि किस तरह हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जब ऑर्थो पोजीशन पे होता है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो किस तरह इफेक्ट करता है एसिडिटी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बहुत ही ईजी सी एग्जांपल लेंगे, जिसके अंदर मैंने इफेक्ट बताना है कि हमारे पास एसिडिटी हमारे पास किस तरह इफेक्ट हो रही है इस साइनाइड ग्रुप की पोजीशन की वजह से। यानी अगर ये साइनाइड ग्रुप जो है हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे है, तो तब एसिडिटी क्या होगी, उसका लेवल क्या होगा इस कंपाउंड का। और एक हमारे पास जिसमें मेटा पे लगा हुआ है, थर्ड वाले में हमारे पास लगा हुआ है पैरा पे। अगर हम इसको नेम दे दें, अगर हम इसे कंपाउंड ए कह दें, इसको हम कह दें कंपाउंड बी, और इसको हम कह दें कंपाउंड सी। ठीक है, फिर किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को देखते हैं या कंपैरिजन करते हैं 1 और 2 कंपाउंड्स का या मोर देन 2, तो हम ये देखते हैं कि उसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या नहीं है। वट डज इट मीन कि हमारे पास जैसे लेट्स सपोज एक एसिड है, उसने एक प्रोटॉन लूज किया। ठीक है, अब इस प्रोटॉन लूज करने की वजह से उसने क्या बना दी, कॉन्जुगेट बेस। अब ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, ऑब्वियसली वो एसिड जो है वो उतना ज़्यादा चाहेगा कि मैं इसके अंदर कन्वर्ट हूँ। यानी हमेशा जो हमारा वर्ड है वो हमेशा किस तरफ जा रहा होता है, स्टेबिलिटी की तरफ। तो ये जो हमारे पास ए एसिड है, ये तब ही सी बी कॉन्जुगेट बेस में चेंज होगा जब वो उसे पता चलेगा कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। इट मीन्स कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हाई होगी, तो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन लूज करेगा, और जब एसिड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन लूज करेगा तो व्हाट डज इट मीन कि उसकी एसिडिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो हमारे पास एसिडिटी हाई कब होगी, जब कॉन्जुगेट बेस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इट मीन्स कि हम जब 3 एसिड जैसे यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को अगर हम कंपेयर कर ले, जो कि डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, जो हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट ही एक्चुअली होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड कौन से होते हैं। तो अगर ये फैक्टर्स हम इन कंपाउंड्स पे जो जो यहाँ पे लग सकते हैं वो लगाएं, और हम देखेंगे कि कौन सी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, उसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है। सो कंपाउंड ए की जो है वो ड्रा करें कॉन्जुगेट बेस, तो वो हमारे पास कुछ यूँ होगी। अगर हम इसको ड्रा करना चाहें, ये आपका एक बॉन्ड आ गया, ये हमारे पास बेंजीन रिंग कंप्लीट होगी, और यहाँ पे आ गया आपका साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड हेयर कम्स योर हाइड्रोक्सिल का हमारे पास O नेगेटिव ग्रुप आएगा, यानी हमारे पास फिनोक्साइड आइन है। अब इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, जो जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है इनटू साइनाइड ग्रुप। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, और ये नाइट्रोजन के ऊपर मूव कर जाएगा। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तो बेंजीन रिंग में तो ऑब्वियसली डीलोकलाइज हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये साइनाइड ग्रुप के अंदर डीलोकलाइज हो रहा है, यानी उसकी मोशन हो रही है टुवर्ड्स साइनाइड ग्रुप। क्योंकि हमारे पास साइनाइड ग्रुप क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव जो चार्ज है वो हमारे पास -m इफेक्ट के थ्रू अपनी तरफ क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच रहा है, तो उसने ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कम किया, और जब नेगेटिव चार्ज कम होगा, व्हाट डज इट मीन कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसी तरह हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो है, मतलब -r इफेक्ट कह लें या -m इफेक्ट कह लें, वो इसके अंदर है ऑर्थ वाले केस में। देन हम बात करते हैं मेटा वाले केस की। ठीक है, मेटा वाले केस में हमारे पास क्या होगा, अगर आप इसके ये बनाए तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये आपका आ गया O नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप किस केस में देखें तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो साइनाइड की तरफ डीलोकलाइज नहीं होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड मूव किया,
ये यहाँ पे कर सकेगा, ये यहाँ करेगा। एज ए रिजल्ट ये इधर ही डीलोकलाइज होगा, यानी बेंजीन रिंग के अंदर ही सिर्फ डीलोकलाइजेशन हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो है वो यहाँ पे कहीं नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो, लेकिन हमारे पास इस केस में जो है वो साइनाइड की तरफ डीलोकलाइजेशन हो रही थी। इट मीन्स कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो मोर डिस्पर्स था और मोर अवे था फ्रॉम ऑक्सीजन नेगेटिव, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आपका माइनस एम इफेक्ट एक्टिवेट हुआ और उसने क्या किया, आपके फिनोक्साइड आयन को स्टेबल किया। लेकिन हमारे पास यहाँ के केस में ऐसा नहीं है, यानी माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट जो है वो नहीं है। थर्ड इज द केस विद पैरा। अब पैरा के केस में अगर आप बनाना चाहो तो पैरा के केस में हमारे पास क्या होता है, ये अगर आप बनाओ तो हमारे पास जो है वो साइनाइड ग्रुप होता है पैरा पोजीशन पे। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया आपका नाइट्रोजन और ऊपर आपका आ गया ओ नेगेटिव, ठीक है, ये आपका आ गया ऑक्सीजन नेगेटिव। अब इस केस में हमारे पास डीलोकलाइजेशन कैसे होगी, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारे पास जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स के पैरा और ऑर्थो के केस में आपके पास क्या हो रहा है, ऑर्थो के केस में हमारे पास क्या आ रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो एक्टिवेटर, वो माइनस आर इफेक्ट है, यानी वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको अभी तक ये पता चला, जब आपने सिर्फ मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट को देखा तो आपको पता चला कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो ऑर्थो और पैरा के केस में है, जबकि मेटा में कोई भी ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है थ्रू रेजोनेंस बाय यूजिंग साइनाइड ग्रुप। ठीक है, अब आपने एक इफेक्ट के पे आपने कंपेयर किया और आपने कहा कि हमारे पास क्या कंपैरिजन है। आपने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया कि आपके पास हमारे क्या है, अगर यहाँ पे मैं ड्रा करना चाहूँ, आपके पास क्या हुआ, इसके मुताबिक ए और सी, ये दोनों की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इनके कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्टेबल। अभी तक रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग या मीजोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपने ये जो है वो ऑर्डर कर लिया, लेकिन आप एक इफेक्ट तो भूल ही गए, वो था इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि रेजोनेंस से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस रखता है लेकिन इंपॉर्टेंस जरूर रखता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब आपने ये वाला इफेक्ट देखा तो इस केस में जो है वो क्या हुआ, अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या करता है, डिस्टेंस के ऊपर जो है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डिस्टेंस जितना कम होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सल और साइनाइड का ग्रुप जो है वो करीब करीब है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स इसके अंदर सबसे थोड़े हैं। यहाँ पे मेटा पे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है और पैरा पे हाइड्रोक्सल और साइनाइड ग्रुप के अंदर बहुत से सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसके केस में होगा, ए के केस में, यानी उसकी बेस में आपका ए जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, देन बी होना चाहिए और देन आपका सी होना चाहिए, यानी पैरा सबसे कम एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो कि साइनाइड का है वो हाइड्रोक्सल जब उसकी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे ऑक्सीजन नेगेटिव, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ करेगी सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू, और सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू जब विड्रॉ कर रहा होता है वो कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ऑक्सीजन नेगेटिव से जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे टुवर्ड्स साइनाइड ग्रुप तो हमारे पास जब वो इफेक्ट कहलाता है माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है हमारे पास ऑर्थो, देन मेटा और देन पैरा, यानी आपके दो इफेक्ट्स आ गए। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या आ गया, ए सबसे ज़्यादा, देन बी और देन सी। ठीक है, ये आपका दो इफेक्ट आपने देख लिए, रेजोनेंस और इंडक्टिव, क्योंकि यहाँ यही इंपॉर्टेंस रखते हैं कंपैरिजन के केस में। अब आपने इन दोनों को जो है वो क्या करना है, कंबाइन कर लेना, दोनों इफेक्ट्स को क्या करना है, कंबाइन कर लेना। उसको कंबाइन आप कैसे करोगे, अब आपको हमेशा अपने एक चीज़ याद रखनी है कि रेजोनेंस को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ए में रेजोनेंस इफेक्ट माइनस 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 आर इफेक्ट भी ज़्यादा है और ए में माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा है। इट मीन्स कि ए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देन कम्स सी, सी में हमारे पास माइनस एम इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा, यानी माइनस आर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर ऑल्दो इंडक्टिव इफेक्ट कम है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर माइनस आर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, इस वजह से हम नेक्स्ट लेके आएंगे आपके पास सी को, क्योंकि सी के अंदर क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट अच्छा खासा होता है। ठीक है, उस लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा होता है। देन कम्स बी, यानी बी हमारे पास क्योंकि इसमें रेजोनेंस काम ही नहीं कर रही तो इट मीन्स कि ये बहुत ही लेस स्टेबल होगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन ए और सी के केस में इंडक्टिव भी है, रेजोनेंस भी है, लेकिन ए में इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों ही हाईएस्ट में है, तो इस वजह से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। देन सी में रेजोनेंस ज़्यादा है, इंडक्टिव कम है, बी में इंडक्टिव कम ज़्यादा है
और रेजोनेंस कम है, तो हमने हमेशा रेजोनेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन कम सी, एंड लास्ट पे आपका आएगा बी। सो लेट्स कंपेयर सम अदर कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास मिथोक्सी ग्रुप है। ये मैंने एग्जांपल इस वजह से चूज़ की, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप था साइनाइड, और यहाँ पे मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेके जो है वो देख लेते हैं। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या कॉन्जुगेट बेस बनेगी। हम यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन के अंदर ही बना लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगी, ऑक्सीजन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, अब इस केस में एक नया ट्विस्ट है, पहले वाले के केस में हमारे पास जो माइनस एम इफेक्ट था, इस वाले केस में है मिथोक्सी ग्रुप। मिथोक्सी ग्रुप की थोड़ी डिफरेंट नेचर है, ये शो करता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस वजह से ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी हमारे पास इसका प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट है। ठीक है, यानी मिथोक्सी यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को और इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है आपके, यानी हमारे पास कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, माइनस आई है, तो हमने यहाँ पे दोनों इफेक्ट्स लेके चलने हैं, प्लस एम और माइनस आई। अब अगर हम प्लस एम इफेक्ट के बेस पे जो है वो इसको देखें कंपाउंड्स को, इसको ए कह देते हैं, ये बी और ये सी है, यहाँ हम नंबरिंग दे लेते हैं, ये आपका है ए, इट इज बी एंड इट इज सी। ठीक है, अगर इसमें प्लस एम इफेक्ट के बेस पे आप देखें तो सबसे कम स्टेबल कौन सी चीज आपको लग रही है, सबसे कम, वो है आपका ए और हमारे पास सी। ये दोनों जो है ए और सी, क्योंकि दोनों में आपका प्लस एम इफेक्ट जो है वो दिखाया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे भी देखो, अगर मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ करेगा, और ये हमारे पास क्या करेगा यहाँ पे, यानी हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट कर रहा है ऑक्सीजन नेगेटिव के पास, ये भी इसी तरह कर रहा था। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, अनस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज, उसके पास एक और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और सी जो है वो अनस्टेबल है, और आपका जो बी है वो फिर भी ऑल दो मतलब बेहतर है। क्यों बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो काम कर रहा है, और वो माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे आपका प्लस एम इफेक्ट एक्टिवेट नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप माइनस आई इफेक्ट की बेस पे देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ए वाला है वो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, उस वजह से उसे स्टेबल होना चाहिए, देन आपका बी आता है, और देन आपका आता है सी। अब आपने इन दोनों इफेक्ट, दोनों जो चीज़ें हैं, इनको मिक्स करके आपने एक नया कंपैरिजन का ऑर्डर बनाना है इन कंपाउंड्स की एसिडिटी का। ठीक है, अब इसकी बेस पे आप क्या करोगे, अब ये हमारे पास अगर आप इसको देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, बी क्या है, लेस एसिडिक है, और मीजोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से बी क्या है, मोर एसिडिक है। तो इसके हिसाब से आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। अब अगर आप एक में देखो तो ए में प्लस एम है ज़्यादा, और उसमें माइनस आई भी है ज़्यादा, तो यानी हमारे पास ए की निस्बत आपका ये जो बी कंपाउंड है, ठीक है, बी कंपाउंड के अंदर क्या है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। क्यों, किसका प्लस एम इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा, प्लस एम इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा, इंडक्टिव इफेक्ट इसका अच्छा खासा काम कर रहा है। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा दूर है ऑर्थो की निस्बत, लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट अच्छा है, तो बी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गई इसकी कॉन्जुगेट पे, इसका मतलब हुआ बी सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और अगर आप सी को देखें, जिसमें मिथोक्सी ग्रुप क्या है, पैरा पे है, ऑक्सीजन नेगेटिव के, और जब ये पैरा पे होगा ऑक्सीजन नेगेटिव में, तो इसके केस में हमारे पास इसका क्या इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट अच्छा खासा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ये नहीं शो करा सकता, क्योंकि आपका जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास प्लस एम इफेक्ट अच्छा खासा है, माइनस आई बहुत ही थोड़ा है, तो इट मीन्स कि सी बिल्कुल लास्ट पे आएगा, और आपका जो बी है वो सॉरी ए है वो आ जाएगा मिड में, क्योंकि उसका माइनस आई इफेक्ट अच्छा खासा है, ऑल्दो उसका प्लस एम भी है, लेकिन सी की निस्बत उसका माइनस आई ज़्यादा है, तो इस वजह से ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर बन जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट। इसको हम सोलोमन्स की बुक से देखेंगे। ऑर्थो और पैरा इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, ये ऑर्थो और पैरा इफेक्ट मोस्टली देखा जाता है हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिसका ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है ना, जिसमें ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो ग्रुप्स हैं वो होते हैं, और उस
के ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई बड़ा सा ग्रुप हो या कोई ऐसा ग्रुप हो जो क्या करे, हिंड्रेंस क्रिएट करे, जैसे कि यहाँ पे ठीक है। जो हाइड्रोजन अकेला हो ना वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता, लेकिन जैसे ये मिथाइल ग्रुप है या आप यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो तो ये क्या करता है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जब आप इसकी कॉन्जुगेट बेस बनाते हो ना, लाइक आपने इसकी कॉन्जुगेट बेस बनाई, तो ये जो COO नेगेटिव ग्रुप यहाँ पे होगा और यहाँ पे आपका होगा मिथाइल ग्रुप। तो ये जो आपका ये हमारे पास एक्चुअली किस फॉर्म में, अगर आप इसको कैमरा से किसी स्ट्रक्चर से आप बना के देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो COOH ग्रुप है ना, ये हिंड्रेंस की वजह से, इस मिथाइल की हिंड्रेंस की वजह से क्या चला गया है, पिछली साइड पे चला गया बॉन्ड रोटेशन करके। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो एक ही प्लेन में नहीं है, यानी जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये पेपर के ऊपर यहाँ ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसी प्लेन पे मिथाइल है, तो ऐसा नहीं होता। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो दूसरी साइड पे चला जाता है, परपेंडिकुलर चला जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो रेजोनेंस का फिनोमिना नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको भी बताती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे अगर ये मिथाइल ग्रुप आप यहाँ पे देखो और ये आप देखो COO नेगेटिव, ठीक है। अब COO नेगेटिव के केस में आपको पता है कि ये आप मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है COO नेगेटिव जो ग्रुप है ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी हमारे पास ये क्या करेगा, रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ और एज ए रिजल्ट ये अनस्टेबल रहता है, ठीक है। लेकिन जब ये होगा कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अब रेजोनेंस सिर्फ उस वक्त होती है जब बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ ग्रुप उसी प्लेन में हो जहाँ पे बेंजीन रिंग है, ताकि वो इजीली क्या करे, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेट करवा सके। यानी अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक्चुअली ग्रुप कैसा होता है, CO और ये O नेगेटिव और ये आपकी बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है। ये आपकी आ गई बेंजीन रिंग। अब ये जो है ऐसे तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना जब ये एक ही प्लेन में पड़े होंगे, लेकिन अगर ये हो कि हमारे पास इसका प्लेन ही चेंज हो, ये इस प्लेन में ना हो, यानी हमारे पास ये दूसरे प्लेन में हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो वो बेंजीन रिंग वाले प्लेन में नहीं होगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज है ये मूव नहीं करेगा टूवर्ड्स कार्बोक्सिलेट ग्रुप। एज ए रिजल्ट कार्बोक्सिलेट ग्रुप की तरफ रिंग के इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे और हमारे पास COO नेगेटिव जो है वो डीस्टेबलाइज नहीं होगा। इट मीन्स कि ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से इसकी क्या होगी, एसिडिटी बढ़ गई, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि COO नेगेटिव आउट ऑफ दी जो है वो प्लेन चला गया। और जब वो आउट ऑफ प्लेन चला गया तो COO नेगेटिव के ऊपर जो हम कह रहे थे कि बेंजीन रिंग की वो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे थे COO नेगेटिव की तरफ, वो मूव नहीं करेंगे, तो वो स्टेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कम बनेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये कंपेयर किया हुआ है हमारे पास बेंजोइक एसिड को। ये हमारे पास एक्चुअली ये है ऑर्थोटोलोइक एसिड और ये है आपका बेंजोइक एसिड। तो जो आपका ऑर्थोटोलोइक एसिड, जिसको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। इसके अलावा अगर आप एनिलीन को देखो ना, एनिलीन के केस में थोड़ा सा ये हिसाब होता है कि इसके अंदर जो आपके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं वो वीकर बेस होते हैं। जैसे हमने ऊपर कहा था कि वो स्ट्रोंगर एसिड होते हैं, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रोंगर एसिड है वो वीकर बेस होगा। लेकिन इसके अंदर कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि जब हम ये देखें, ये आपका ऑर्थो टोल्यूडीन और ये आपका एनिलीन। अब इस केस में, एसिड के केस में हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को, और बेस के केस में क्या देखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को। अब जब आप एनिलीन का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो वो क्या होगा, ये प्रोटॉन एक लेगा और NH3 पॉजिटिव यानी एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये भी NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन देखा ये गया कि जब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप होता है तो आपका ये जो प्रोटॉन लेके ये N क्वार्टरनी आयन बना हुआ है, ठीक है, अमोनियम, ये जो है वो स्टेबल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस हो जाती है और इस हिंड्रेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और जब कॉन्जुगेट एसिड यानी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी तो वो हमारे पास जो बेस है उतनी कम होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी कम हुई तो उसकी बेसिसिटी भी उतनी कम हुई और उसकी एसिडिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है तो ये वीक बेस होगी, जबकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो ये हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्गर बेस होगी।